खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर बेरोजगारी से रहेगा। याद रखिएगा, यह जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जो तथ्यों का संकलन है। याद रखिएगा, यह असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर एग्जाम के साथ साथ, याद रखिएगा, कंपलसरी पेपर के एग्जाम के साथ साथ आने वाले पीसीएस प्री परीक्षा, आरओ आरओ प्री में, जो है एसएससी में, रेलवे में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, टीजीटी पीजीटी आदि गवर्नमेंट एग्जामों में ये काम आएगा। याद रखिएगा, सभी आगामी परीक्षा के लिए चुनिंदा तथ्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेरोजगारी का चैप्टर, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान शब्दों में आपको आसानी से याद करा दें। ठीक है, ये हम लोग का अर्थशास्त्र का यूनिट 6 का है बेरोजगारी, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किन बिंदुओं से पढ़ेंगे, पहले इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेरोजगारी की परिभाषा को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद बेरोजगारी के कितने प्रकार होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। बेरोजगारी के प्रकार में शैक्षिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय नमूना, आप देख रहे होंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए 3 अवधारणा दिया गया था कि सामान्य सिद्धांत के आधार पे, साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पे और दैनिक सिद्धांत के आधार पे। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है ये हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तो पहली बार आए हो, वीडियो को जो है अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग लाइक ना किए हो लाइक करिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे, और इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की बेरोजगारी की क्लास। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित दर पर कार्य करने हेतु प्रस्তুत होते हैं, परंतु रोजगार नहीं मिलता है। उन्हें जो है, याद रखिएगा, बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, और किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई समस्या बेरोजगारी होती है। यदि इच्छुक बेरोजगार को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित ब्याज दर पर 365 दिन में 180 दिन कार्य न मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों के आधार पर बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। याद रखिएगा, ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। पहले इसको समझा जाए। आप अक्सर मार्केट में जाते होंगे और कोई रिक्शा वाला जब मिलता होगा, आप रिक्शे वाले से कहते होंगे कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, और जो है तो कहता है इतना लेंगे। आप कहेंगे अधिक लग रहा है, वो कहेगा नहीं, मैं इतना लेंगे तभी जाएंगे। वो नहीं गया, वहाँ बैठा हुआ है। ये बेरोजगार उस समय बना हुआ है, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगार है। यानी कोई श्रमिक अपनी इच्छा से मजदूरी दर मांगे, उसको काम मिल रहा है, लेकिन अपनी बाजार भाव से अधिक रेट पे मांगे, अपनी इच्छा से मांगे, तो क्या होगा, ऐच्छिक बेरोजगारी। लेकिन कोई ऑटो वाला, कोई श्रमिक बैठा हुआ है, उसे किसी दर पे जो है काम नहीं मिल रहा है, वो क्या हुआ, अनैच्छिक बेरोजगारी का उदाहरण हुआ। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा में देख लेते हैं हम लोग। ऐच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा हम लोग देखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है और मजदूरी से अधिक मांग कर रहा है, या रोजगार उपलब्ध होने पर भी कोई रोजगार करना न चाहे, तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अपना नियम बना ले कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, या कुछ लोग को रोजगार होते हुए रोजगार करना नहीं चाहते हैं, काम चोरी करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रचलित दर पर काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, या रोजगार चाहने पर भी व्यक्ति के पास रोजगार न उपलब्ध हो पाए, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार का होता है, ध्यान से आप देखेंगे। अब देखिएगा, ये अनैच्छिक बेरोजगारी कितने प्रकार का हुआ। पहला शैक्षिक बेरोजगारी, आप समझ रहे होंगे, हाँ, जैसे जो पढ़ लिख के जो बेरोजगारी है वो क्या हुआ, शैक्षिक बेरोजगारी है। वर्तमान में भारत की और विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पढ़ लिख के बेरोजगार होना। याद रखिएगा, कारण क्या है कि पहले की शिक्षा में, अब तो शिक्षा को, नई शिक्षा नीति जब आई तो कुछ परिवर्तन किया गया है, व्यवसायीकरण को उसमें बढ़ावा दिया गया है, कौशल को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन पहले जो शिक्षा थी डिग्री पर बना गया था, जिसका आगे रिजल्ट क्या हुआ कि शैक्षिक बेरोजगारी वर्तमान में बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में ही बेरोजगार है। याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप पूछता अक्सर एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी याद रखिए कृषि के क्षेत्र में होता है। किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों
और उन लोगों के कम होने पर उस कार्य में कोई प्रभाव न पड़े, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों में थोड़ा सा मैच करता है। मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम के अनुसार जो है बहुत लोग को काम मिल जाए, मौसम बदल जाए तो काम न मिले, वो क्या होगा, मौसमी बेरोजगारी होता है। जैसे रोपाई कटाई होता है तो बहुत लोगों को काम मिल जाता है, गाँव में क्षेत्रों में आप देखते होंगे रोपाई कटाई जब बंद हो जाता है तो लोग को काम मिलना बंद हो जाता है, यानी मौसमी बेरोजगारी ये कह सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं जैसे भी जो है कुछ कोई काम आ जाए, जैसे मान लिया अभी इन्फेक्शन मार्केट में फैले तो बहुत लोग का कोविड के काल में जैसे हुआ था तो इन्फेक्शन फैले तो मास्क बिकना शुरू हो जाएगा, या जगह जगह हाथ धुलने की वाली व्यवस्था है, सैनिटाइजर बिकना शुरू हो जाएगा, और फिर जब ये इन्फेक्शन हटे तो बिकना दोनों कम हो जाएगा। यानी कुछ चीज़ें जो है मौसम के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है उसमें बेरोजगारी घटती बढ़ती है, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी जैसे आप कह सकते हैं कोई संरचना आ गई, या जैसे मान लीजिए पहले मशीन लोग काम करते थे, मशीन काम कर रही है तो उसमें से लोग को हटा दिया जाएगा, यानी उस संरचनात्मक बेरोजगारी आ गई। याद रखिएगा, घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होता है, कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है, जैसे कोई स्कूटर मिस्त्री है, काम कर रहा है और अचानक उसका स्कूटर का डिमांड खत्म हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ उसकी रेट जो है, रेट ऑफ वैल्यू कम हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, दूसरे काम के लिए करेगा। चक्रीय बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी भी दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, जो आगे आपको परिभाषा में बताया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं कि परिभाषा के विषय में डिटेल। ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा जो है टेस्ट पेपर तैयार किया गया, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। याद रखिएगा, पहले टेस्ट पेपर में आपको ई-पीडीएफ दिया जाएगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो दिए जाएंगे, उसी पीडीएफ पे आपको जो है टेस्ट दिए जाएंगे, यानी एक ही चीज़ को आपको 3 बार पढ़ना होगा, जो आपके टेस्ट में, आपके जो है सिलेबस में और आपके चैप्टर में निखार लाएगा, कमांड पकड़ेगा, याद रखिएगा, स्मृति में लाएगा, और लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इसकी वैलिडिटी यूपीएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी। ये टेस्ट पेपर की डिजाइन की गई है और इसे एग्जाम तक अपडेट किया जाएगा। इस टेस्ट पेपर में याद रखिएगा ई-पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में आपको जो है बाइलिंगुअल ये पूरा मैटर मिलेगा, सालवर पेपर 2014 से मिलेगा, और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक, यूपीएससी के एग्जाम तक जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास याद रखिएगा, यूट्यूब पे सभी क्लासेज आपको नहीं मिलेंगे सिस्टमेटिक, कुछ क्लासेज अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, और इस जो सॉफ्टवेयर लेंगे तो सॉफ्टवेयर में सभी क्लास सीरियल वाइज आपको मिलेगा, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इसलिए टेस्ट लेने में ही फायदा है, याद रखिएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको 3 रूपों में मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में और यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में मिलेगा। इसका रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। यानी अभ्यास करने से पूर्णता आती है, जितना अभ्यास करेंगे उतना कम है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत की हो गई है और सबसे अधिक कंपटीटर भी विश्व में भारत में ही है। हमारे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों में अलग अलग जो है सामान्य ज्ञान के जो है इसमें क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। याद रखिएगा, ये मात्र 499 रुपये में है, और इसके साथ आपको डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा, और ये आपको ओमार आंसर शीट की बुक आपको फ्री में मिलेगी। अमेजन द्वारा इसकी सेलिंग को देखते हुए बेस्ट सेलर का किताब इसे दिया गया है, और मैं चाहूँगा कि आपको दिखाया जाए कि ये 4 बुक जो है, जो आपको तैयारी से पहले, एग्जाम से पहले इसको पढ़ के ही जाना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 80 मॉडल पेपर इसमें मिलेंगे, इसकी तैयारी आपको इसमें धार आएगा। साथ में इसमें आपको ये मार्क शीट मिलेगी जो आपको ब्लैंक करना होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग चैप्टर में कि शैक्षिक बेरोजगारी, यानी हम लोग देख रहे थे अभी ये जो बेरोजगारी के प्रकार था, तो इसके विषय में, एक एक के विषय में परिभाषा क्या बनता है और क्या एग्जाम्पल है, इसे ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में ये आता है, ठीक है। शैक्षिक बेरोजगारी देखा जाए, इसमें शैक्षिक बेरोजगारी में क्या देखेंगे आप कि भारत में उत्पन्न वह बेरोजगारी जो नागरिकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, या भारत में शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। आधुनिक युग में भारत की शैक्षिक बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, याद रखिएगा। दूसरा बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। इसे अदृश्य भी कहा जाता है। भारत में ऐसी बेरोजगारी जहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, अगर इन लोगों की संख्या कम कर दी जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी देखा जाए। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की जुताई, बोआई, कटाई आदि कार्यों के समय रोजगार मिलते हैं,
ठीक है। कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में शामिल होते हैं तथा शेष समय में बेरोजगार होते हैं, या कृषि का कार्य जैसे ही समाप्त होता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है और उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे स्कूटर कंपनी बंद होकर कार कंपनी खुल जाए तो स्कूटर मिस्त्री बेकार हो जाए और कार मिस्त्री की मांग बढ़ जाएगी, अर्थात पुराने तकनीकी वाले उद्योग बंद और पुराने तकनीकी वाले उद्योग के स्थान पे नई मशीनें ले लेंगे। घर्षण जनित बेरोजगारी देखेंगे या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होता है। भारत में नई टेक्नोलॉजी के कारण यदि कोई व्यक्ति रोजगार से निकाल दिए जाने के कारण रोजगार तलाश करे या बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी देखा जाए, जब व्यापार चक्र में मंदी आ जाए तो बहुत से श्रमिक एकदम से बेकार हो जाते हैं और जब मंदी समाप्त हो जाए तो बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी पैदा होती है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा, तो इस प्रकार के बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं खुली बेरोजगारी। जब बिना काम के कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसे फिर से देख लीजिएगा इसको। खुली बेरोजगारी की एग्जाम्पल क्या होगा, जब बिना काम के कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रहना पड़ता है तो इसे खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। खुली बेरोजगारी किसी भी देश की गंभीर समस्या बनी है। नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर अमर सेन याद रखिएगा प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था। 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी भारत में प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, 1998 में। बाकी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के विषय में आप जानते ही होंगे। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1913 में दिया गया। किसे दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में किस पुस्तक पे दिया गया, तो गीतांजलि पुस्तक पे दिया गया। ये याद रखिएगा। ये साहित्य के क्षेत्र में। ऐसे पूछ दे कि भारत में दूसरी बार या विज्ञान के क्षेत्र में कब दिया गया, तो 1930 में दिया गया। किसे दिया गया, सीवी रमन को दिया गया। किस लिए दिया गया, रमन प्रभाव की खोज किए थे। किस विषय पे किए थे, तो भौतिक विज्ञान पे किए थे। कब किए थे, 28 फरवरी 1928 को किए थे। इसलिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले दिया गया था। याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया। इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। किसे दिया गया, डब्ल्यू रोंटगन को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, एक्सरे की खोज किया था उसने, इसलिए दिया गया। उसके बाद क्या पूछेगा कि पूछ दिया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो यहां पे याद रखेंगे अमर्त्य सेन को दिया गया। ऐसे पूछता है। ठीक है, जैसे पूछ दे भारत में शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, जैसे पूछ दे वर्तमान में अभी किसे दिया गया है, तो वर्तमान वाला भी डाटा याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी याद रखिएगा। ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर में इसकी घोषणा हो जाती है साल में, और दिसंबर में दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार याद रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार की क्लास अलग से बनाएंगे, आप उसे देखिएगा, जरूर आपके एग्जाम में वो काम आएगा। ठीक है, जैसे पूछ दे फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार। भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का अलग बड़ा बड़ा पुरस्कार भी होता है। जैसे पूछ दे भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार, तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, आइए इसको बाद में बताएंगे, ये चैप्टर हम लोग आते हैं। यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अमर्त्य सेन याद रखिएगा 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। 98 में अर्थशास्त्र, 99 में भारत रत्न दिया गया। भारत में बेरोजगारी के अनुमान के लिए भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है, भी याद रखिएगा। नोट में तीसरा पॉइंट देखिएगा, भगवती समिति 1972-1973 की सिफारिश पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने यह सर्वेक्षण शुरू किया।
बेरोजगारी दर आपके एग्जाम में पूछ दे कि बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है, फिर ध्यान से देखेंगे इसको। भारत एक ऐसा नागरिक जो कार्य कर रहा हो, भारत का एक ऐसा नागरिक जो कार्य कर रहा हो या कार्य की तलाश में हो, इससे श्रमिक वर्ग का पता चलता है। भारत में बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र क्या है? बेरोजगारों की संख्या बटा रोजगार और बेरोजगार की कुल संख्या गुणे क्या 100, ये होता है बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए 3 अवधारणा विकसित किया गया है। ठीक है, 3 अवधारणा विकसित किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला है सामान्य सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति के दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है। दूसरा साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के 7 दिनों की बेरोजगारी दर को दर्शाता है। तीसरा है दैनिक सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के प्रत्येक दिन की बेरोजगारी को दर्शाता है। और उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में सर्वोत्तम माप दैनिक सिद्धांत के आधार पर माना जाता है। क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा? प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा बेरोजगारी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा को नहीं माना गया है, और 3 ये ऑप्शन दे देगा और इसी में जोड़ देगा, त्रैमासिक जोड़ देगा, अर्धवार्षिक जोड़ देगा, आपको छांटना रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत में बेरोजगारी के कारण। क्या कारण है कि भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है, देखेंगे आप। पहला कारण है कि रोजगार के योजनाओं की असफलता। ठीक है, यानी भारत में जो रोजगार की योजनाएं चल रही थी उसमें असफलता, वो सफल नहीं हो पा रहा है, ये अर्थशास्त्री कहते हैं। उसके बाद आर्थिक विकास की धीमी गति। फिर है दोषपूर्ण भारतीय शिक्षा पाठ्यक्रम, याद रखिएगा, शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का अभाव। और 5वां है किसानों का कृषि में पिछड़ा होना, ये भारत में बेरोजगारी के कारण है। यहाँ नोट आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट में आप देखिएगा ये कि जून 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को आपस में मिलाकर एक संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया, जिसे रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 23 में भारत का स्थान 131वां है, याद रखिएगा। 24 में कितना है आप डाटा देख लीजिएगा, 25 में कितना है भी डाटा देख लीजिएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक न की हो, रिक्वेस्ट है लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें